Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start our new chapter in class 11th physics और आज के जो चैप्टर का नाम है बेटा जो यहां पर स्टार्ट हो रहा है ये है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन ये है बेटा आपके चैप्टर का नाम। ठीक है, अब देखो मोटा मोटी यदि इस चैप्टर के अंदर में हम लोग बात करें एकदम सिंपल, मतलब देखो ये चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है और इसमें से सवाल यदि बात करें नीट के पेपर में 2 सवाल 3 सवाल तक रहते हैं। अब इसमें भी देखो रोटेशनल मोशन वाला जो पार्ट है उसमें का बहुत सारा हिस्सा ऐसा कंसीडर कर लिया जाता है कि सर्कुलर मोशन में आप लोग पढ़ के आए हैं। सो ओवरऑल यदि मैं यहां पर बात करूं तो हम लोगों को जो मेनली जो टॉपिक्स कवर करने इसके अंदर में पहला आपको एक टॉपिक कवर करना है जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक ये टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हम लोग इसमें बात कर रहे होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर रहे होंगे। जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख जाएंगे आप लोग तो उसके बाद में हम लोग यहां पर टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा ऐसी चीजों के बारे में यहां पर बात कर रहे होंगे और फिर हम लोग यहां पर रोलिंग मोशन के बारे में हम लोग सीधी सीधी बात कर रहे होंगे। सो रोलिंग मोशन मतलब देखो ये रोटेशनल मोशन वाला जो हिस्सा है उसके अंदर में रोलिंग मोशन और उसमें थोड़ा बहुत फ्रिक्शन वगैरह यूज करके और वो चीजें यहां पर हमारे पास में आ रही होंगी। मेनली तो फ्रिक्शन का सवाल यहां पे नहीं पूछेंगे लेकिन रोलिंग मोशन से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले बन के आएंगे आपके पास में। सो वो एक मेन टॉपिक है। तो बेटा मेजॉरिटी तो यही है। अब इसमें से भी अब कौन से टॉपिक पे कब सवाल पूछ ले नोबडी नोज अबाउट इट। ठीक है, सो अब समझ सकते हैं कि आप काफी बड़ा चैप्टर है और देखो क्लास 11th की फिजिक्स में यही है कि जो शुरुआत के जो चैप्टर है क्लास 11th फिजिक्स में शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं वो काफी बड़े हैं। दे टेक लॉट ऑफ टाइम टू कवर। ठीक है, सो अब हम लोग अपनी समय को वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा ये है कि मान के चलो आपके पास में एक बॉल है। सर ये मुद्दा है बॉल का? हाँ मुद्दा है। देखो क्या है कि मान के चलो हमारे पास में एक बॉल है। इस बॉल को मैंने क्या किया, ऐसे हाथ में पकड़ा और ऐसे सीधा ऊपर फेंका विदाउट स्पिन। सर विदाउट स्पिन का मतलब क्या है? ऐसे घुमाते हुए नहीं फेंकनी है, बस एकदम सीधा लिया और सीधा ऐसे फेंक दिया। ठीक है, ऐसा सीधा आपने ऐसा फेंक दिया कि तो उस केस में क्या होती है बॉल सीधी जाएगी और एकदम सीधी सी लौट के आ जाएगी। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? मैंने बॉल ली, सीधे सीधे उसको फेंकी और वो सीधे हाथ में आ गई। सर इसमें क्या सिखाया आपने? ये तो हम कर सकते हैं। मतलब मैं बोला कि मैं कब बोल रहा हूं कि आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप बॉल ले सकते हैं, आप उसे ऊपर फेंक सकते हैं, उसे बाद में कैच पकड़ सकते हैं। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल पे बात करते हैं और दूसरा एक एग्जाम्पल है जैसे आपने कभी देखा होगा बेसबॉल का बैट देखा होगा या घर में बेलन देख लो या वो छोटे बच्चों की बैट आती है वो तो आराम से हाथ में उड़ जाएगी आपके, है ना? तो उसका एक एग्जाम्पल ले लिए। कपड़े धोने वाले बैट होता होगा, मालूम है ना? कपड़े धोने का बैट नॉर्थ में बहुत प्रचलित है, कपड़े धोने का बैट। हाँ, उसका एक एग्जाम्पल लीजिए। अब उसके वो जो कपड़े धोने वाला जो बैट लिया है हमने उसको हैंडल से पकड़ लीजिए। अब कई लोग बोल रहे हैं सर हमारे घर तो वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन का जमाना नया वाला जमाना है। पुराने जमाने को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, अपनी दादी नानी से पूछिए तो वो बताएंगे कपड़े धोने वाला बैट कैसा होता है। ठीक है, चलो तो उस बैट को जैसा अपना क्रिकेट का बैट होता है वैसा ही बैट होता है, चपटा सा, पटापट पटापट मम्मी जी अपने कपड़े पीटते चलती हैं, उससे पूरी भड़ास जो आप पे नहीं निकालते तो वही निकल जाती है, ऐसा मान लीजिए। ओके, तो इस बैट को ऐसे हैंडल से पकड़ा। जैसे मान चलो मैं बैट को पकड़ता हूं, ये मैंने बैट पकड़ लिया। देखो ये वो हिस्सा जिससे कपड़े पीटे जाएंगे पीछे की तरफ हैंडल है, मैं इसको पकड़ लिया। अब इसको क्या है ना, ऐसे फेंको। देखो ऐसे ऐसे। अब मैं इसको फेंकूंगा नहीं क्योंकि यदि मैं कैच नहीं पकड़ पाया तो नुकसान हो जाएगा तगड़ा। सोचना पड़ेगा। पेन पकड़ सकता हूं ना? नहीं, पेन भी फेंकना अच्छा नहीं है, ये गलत आदत है। हालांकि अब आप पेन से कर सकते हो। ठीक है, इस पेन को है ना ऐसे फेंकिए। ठीक है, ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा, देखो जरा देखिए, गया ये कहीं तो भी। हाँ, थोड़ा फास्ट हो गया। अब इसको स्लो मोशन में देख लेना आप। क्या हुआ था इसमें? हुआ क्या था? देखो, हाँ मैं पकड़ पाया कैच, यस। इसकी मोशन कैसी थी? जैसे जब यदि मैं यहां पर बात करता हूं तो देखो ये कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है,
ये ऐसे घूम रहा था, देखो मैंने कैसे फेंका था, ऐसे फेंका था नहीं फेंका था, मैं ऐसे करके फेंकता हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। देखो भैया एकदम ये समय ड्यूरेशन कम है इसमें, पर ये आप मान चलिए कि काफी ऊपर तक फेंकना है, ठीक है। क्रिकेट खेल लिए, थोड़े बहुत कैच आ गया, ओके। तो हुआ क्या, ऐसे था, मैंने यहां से पकड़ा था इसको फेंका, तो क्या हुआ, देखो ये वाला हिस्सा ऐसे घूमा, ये वाला हिस्सा ऐसे घूमा, ये वाला हिस्सा ऐसे 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 घूमा सीधा। मतलब मैं सीधे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, यस और नो। लेकिन देखो ये हिस्सा ऐसे घूमते जा रहा है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ये हिस्सा ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, और उसी तरह से लौट के भी आ रहा है। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट था और ये वाला जो पॉइंट था, क्या इन्होंने सेम पाथ को फॉलो किया? मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि मैं अपने पेन को यहां पर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, दिस इज माई पेन, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दी, ये मैंने पेन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस पेन के मैंने इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया ए और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया बी। जब आपने इसे फेंका होगा, जैसे मैं यहां से पकड़ के ऐसे फेंक रहा था या यहां से पकड़ के ऐसे, कैसे भी मान लीजिए, तो क्या हुआ होगा कि देखो थोड़ी देर के लिए ये पेन ऐसा यहां पर ऐसे आया होगा, क्या थोड़ा बीच में पतला हो गया, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी। अगले कुछ इंस्टेंट के पश्चात हुआ ये होगा कि लगभग कुछ ऐसा हुआ होगा, ये वाला हिस्सा ए और ये वाला हिस्सा बी। अगले इंस्टेंट पर यदि मैं ध्यान से देखूं तो मैं पाता हूं कि भैया जी ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हो गया, और आफ्टर सम टाइम कहीं यहां पर जब मैं पहुंचा तो भैया जी ये वाला हिस्सा ए और ये वाला हिस्सा बी हो गया। देखिए चार अलग अलग कलर में बना है, ब्लैक से शुरू हुआ, रेड पे पहुंचा, रेड से ब्लू हुआ, ब्लू से ग्रीन हुआ और ग्रीन से पिंक हुआ। कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अब देखो इसमें कई लोग बोल रहे होंगे सर आपकी पेन तो बीच में छोटी हो जाती है फिर बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, समझ जाइए, समझदार को इशारा काफी है ना, समझदार की नहीं है? बोलो कितने प्रतिशत विद्यार्थी समझदार हैं? इसमें तो सब हाँ करेंगे, इसमें सब हाँ कर देंगे, बोलेंगे सर समझदारी में तो प्रॉब्लम आपकी हो रही है, आपने पेन छोटा बनाया तो गलती तो आपकी है ना, तो फिर हमारी समझदारी पे क्यों सवाल उठाते हैं? ओके चलो कोई बात नहीं, हम उंगली उठाना बंद कर देते हैं, सवाल उठाना भी बंद कर देते हैं। बस मैं यहां पर एक ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, हो क्या रहा है उसको पकड़ लीजिए बस। सर क्या हो रहा है, ये पेन जा रही है, पेन घूम रही है, इसमें क्या हो रहा है? ये तो हम लोग बचपन में खेलते आए हैं। देखो खेलते आए हो ये बात मान्य है, एक्सेप्टेड, बट हैव यू एवर ऑब्जर्व क्लोजली? कभी आपने उसको ध्यान से देखने की कोशिश की है? तो सर इसमें ध्यान से देखने वाली बात है ही क्या, कुछ नया खास क्या है? देखो आप एक पॉइंट को देखो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर में। यदि मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, देखो एक ऐसे यदि मैं सेंटर में एक लाइन खींचू ना, थोड़ी इधर उधर हो गई है, समझ जाइए थोड़ा सा। तो ये सेंटर वाला जो पॉइंट है ना वो एकदम सीधा सीधा चल रहा है। वो कैसा चल रहा है? सीधा सीधा चल रहा है। सर हमें तो ऐसे लग रहा है पूरी की पूरी पेन ही सीधी चल रही है। एक काम करते हैं, रुको, अब हम लोग क्या करते हैं, सेम वही रॉड है या सॉरी पेन है ए और बी, अब मैं इसको ना ऐसे घुमाते हुए ना इधर फेंकता हूं, ऐसे फेंकता हूं, प्रोजेक्टाइल करा देता हूं, प्रोजेक्टाइल। अब मैं यहां प्रोजेक्टाइल नहीं करवा सकता, यहां पे करवाया प्रोजेक्टाइल तो ये सीधा सामने दीवार है मेरे, बोर्ड खत्म होते ही, ठीक है, जाके टकराएगा, हो सकता है टूट जाए, नुकसान हो जाए 5 रुपए का। हाँ ओके, तो क्या होगा, तो आप इसमें यदि ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, देखो जब ये अगली बार होगा ना तो अगली बार कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा ए, ये वाला हिस्सा बी। फिर और थोड़ा सा बढ़ाओगे, कौन सा था इसके बाद में, ब्लू के बाद में ब्लू ही था, ब्लू ही लिया ना मैंने, हाँ। तो क्या होगा कि लगभग ये ऐसा मान लीजिए, ठीक है, इसके बाद में ये ग्रीन हुआ, जब ये ग्रीन हो रहा है तो लगभग इधर मान लीजिए, ठीक है, अभी भी देखो ये वाला ए और ये वाला बी चल रहा है, ए और ये बी चल रहा है, और मतलब देखो अब मैं इसको ड्राइंग तो नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं मेरी ड्राइंग की खासियत है। इसमें एक पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं वो पॉइंट ये है कि ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे कर रहा होगा, ठीक है, लगभग ऐसा कोई प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा। तो इसमें भी हुआ क्या, तो ये पॉइंट की जो पोजीशन है ए और बी की, उनकी तो पोजीशन बदल रही है, लेकिन इस पूरे पेन पर एक ऐसा पॉइंट सिचुएटेड है जिसने इस प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो किया है, जिसने
इस प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो किया है। सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाने वाला टॉपिक था, आप यहां पे क्यों डिस्कस कर रहे हो? वो तो हम पढ़ के आए हैं। बेटा मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं समझिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम पढ़ते थे तो हम लोग क्या कहते थे? हम कहा करते थे कि देयर इज अ पार्टिकल थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द इनिशियल वेलोसिटी यू। उसमें तो मास की भी चर्चा नहीं करते थे, लेकिन अब देखो मास हम लोग सीख के आते हैं। मास मतलब फोर्स के बारे में सीखते हैं लॉज ऑफ मोशन से, तो वहीं से मास का इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि आपका मोशन इन द प्लेन का पार्ट है, वहां पे मास की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। काइनेमेटिक्स और उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मास की, बराबर है। तो उसी प्रकार से हमने कभी कुछ बोला ही नहीं, लेकिन यहां पर हमने देखो एक पॉइंट ऑब्जर्व कर लिया इस पूरे पेन के ऊपर में, जो प्रोजेक्टाइल पाथ को कर रहा है, लेकिन उस सिर्फ और सिर्फ अकेले एकमात्र ऐसा पॉइंट इस पूरे पेन के अंदर में प्रेजेंट है जिसने प्रोजेक्टाइल पाथ को लिया है। अदरवाइज देयर इज नो अदर पॉइंट विच इज टेकिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यही यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि सर जी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि मान के चलो ये पूरी रॉड ना होती और इस पूरी रॉड ये पूरी रॉड होती और इसका मास, रॉड नहीं पेन, इस पूरी पेन का मास यदि मैं m मान लूं और एक दूसरा पार्टिकल ले लूं जिसका मास भी m है, तो भैया इन दोनों का जो पाथ होता वो सेम होता। इन दोनों का पाथ जो होता वो सेम होता। मींस आई कैन कंसीडर दैट द होल मास ऑफ पेन, the whole mass of pain is situated at this point, और इसी पॉइंट को बेटा सेंटर ऑफ मास कहते हैं। इसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये बात समझ में आई? तो बेटा सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है किसी भी बॉडी का जहां पर हम लोग उसके पूरे मास को क्या मान सकते हैं? सिचुएटेड मान सकते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, अब इन जनरल वेज में यदि मैं बात करूं, जैसे कोई यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म है रॉड जैसी, अब ये रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, बेसिकली अब यहां पर आपके पास में आया कि सेंटर में था, ठीक है, लेकिन क्या हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही होता है? सवाल है। तो इसका आंसर है बेटा नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ मास विल लाई एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। इट इज नॉट नेसेसरी। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ेंगे सेमी सर्कुलर रिंग 2r अपॉन पाई, सेमी सर्कुलर डिस्क 4r अपॉन 3 पाई, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आप समझ जाइए कि बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा जो मास है वो सेंटर पर ही लोकेटेड मान ले। मतलब सेंटर ऑफ मास को सेंटर पर लोकेट मानना गलत बात है। वो बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास। किस प्रकार से आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन यदि कोई बॉडी सिमेट्रिक है, तो उस केस में उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर पर ही होगा। यदि कोई बॉडी सिमेट्रिक है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पर ही होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है, हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास? हम इस सेंटर ऑफ मास की गणना कैसे करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। तो मान के चलो आपके पास में कोई एक ऐसा सिस्टम है, आपके पास में कोई एक ऐसा सिस्टम है, विच कंसिस्ट n पार्टिकल्स। ऐसा सिस्टम मान ले जिसके अंदर में n पार्टिकल्स हैं। तो इनके जो मासेस गिवन है वो है बेटा m1, m2, m3, m4 एंड अप टू सो ऑन mn। ऐसे n पार्टिकल हो गए। मैंने और एक चीज अज्यूम कर ली है यहां पर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है बेटा r1 वेक्टर, इसका जो है वो है r2 वेक्टर, इसका जो है वो r3 वेक्टर, इसका जो है वो r4 वेक्टर एंड अप टू सो ऑन rn वेक्टर। तो इस ऐसे सिस्टम का देखो ये कैसा सिस्टम बन रहा है, सोचिए। मैंने एक ऐसा सिस्टम कंसीडर किया है जिसके अंदर में n पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब देखो एक समझ जाइए, इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स को ध्यान रखिए। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड
मास सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के अंदर में मैंने हर एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिखा है। ये क्या लिखा है बेटा, ये लिखा है हर एक पार्टिकल का मास या द्रव्यमान, और यहां पर बेटा मैं लिख रहा हूं उस पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिख रहा हूं। तो इन सब के लिए इन सब पार्टिकल से मिलकर के जो सिस्टम बना होगा उसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा दैट विल बी गिवन एज RCM वेक्टर बराबर। देखो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन है बॉडी के अंदर जहां पर हम लोग उस बॉडी के पूरे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान रहे हैं। बात समझ में आ रही है, वो पोजीशन के बारे में बता रहा है, तो वही चीज यहां पर लिख दी गई है। तो ये आएगी बेटा M1R1 वेक्टर प्लस का M2R2 वेक्टर प्लस का M3R3 वेक्टर और प्लस अप टू सो ऑन MNRN वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस का M2 प्लस का M3 प्लस का अप टू सो ऑन MN। ये बात समझ में आ गई, ये आपने निकाल दिया पोजीशन वेक्टर फॉर अ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर नहीं गिवन होता है, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। तो क्या हम लोग उस केस में आंसर निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। मान के चलो हमारे पास में जो M1 वाला है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x1 y1 z1। देखो हम लोग तो 3D को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। M2 वाले के कोऑर्डिनेट्स दे दिए मान के चलो x2 y2 z2, M3 वाले के दे दिए मान के चलो x3 y3 और z3 एंड सो ऑन, और Mn वाले के कोऑर्डिनेट दे दिए xn yn zn। तो बेटा आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां तो मुझे डायरेक्टली पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल रही है या पोजीशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास मिल रही है, लेकिन यदि कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? तो देखो हम लोग कर पाएंगे कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अलग से कैलकुलेट कर पाएंगे, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट अलग से कैलकुलेट कर पाएंगे और सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट अलग से कैलकुलेट कर पाएंगे। क्यों? देखो मान के चलो मैं सिंपल सा आपको रिकॉलिंग के लिए बताता हूं कि किसी पॉइंट P के यदि कोऑर्डिनेट x, y, z होते तो इसका पोजीशन वेक्टर आप लिखते थे OP वेक्टर बराबर x i कैप प्लस का y j कैप प्लस का z k कैप। लिखते थे या नहीं लिखते थे? देखो ये साइड में चल रही है चीज, अरे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो मतलब यदि पोजीशन वेक्टर आपके पास है तो आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, लिख सकते। मतलब देखिए कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर लिखना आसान है, तो उसी प्रकार से यदि आपके पास में पोजीशन वेक्टर है तो यहां से कोऑर्डिनेट डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। तो यस, मतलब यदि मैं इस तरीके से जाता हूं तो भी मैं काम कर सकता हूं और इस तरीके से जाता हूं तो भी मैं काम कर सकता हूं। बस यहां पर फर्क क्या पड़ जाएगा, तो अब आपको इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो आप लिखोगे कि भैया सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आएगा आपके पास में m1 x1 प्लस का m2 x2 प्लस का अप टू सो ऑन mn xn अपॉन m1 प्लस का m2 और प्लस का अप टू mn। उसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू m1 y1 प्लस का m2 y2 प्लस का अप टू सो ऑन mn yn अपॉन m1 प्लस का m2 प्लस का अप टू सो ऑन mn। और लास्ट में z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू m1 z1 प्लस का m2 z2 प्लस का अप टू सो ऑन mn zn होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस का m2 प्लस का और mn। अब इसको यदि थोड़ा सा शॉर्टकट के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस प्रकार से, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक mi x i अपॉन mi। यस,
सिमिलरली इसको भी लिखा जा सकता है समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक एम आई वाई आई अपॉन एम आई, और सिमिलरली इसको भी लिखा जा सकता है समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक एम आई जेड आई अपॉन एम आई। यस, आप इतने वाले हिस्से में फास्ट चल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखो मेरे को लिखने में तो समझ आएगा। अब आप डायरेक्टली भी लग सकते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, क्या है ना, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक और एम आई। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब यही है ना m1 प्लस m2 प्लस दिस। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, कैपिटल M या टोटल मास? बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है 1 बाई m समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक एम आई एक्स आई। इसको लिखा जा सकता है 1 बाई कैपिटल M समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक एम आई वाई आई, और इसे लिखा जा सकता है 1 बाई m समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक और बेटा एम आई जेड आई। तो ये आपके पास में फॉर्मूला हो चुका है सेंटर ऑफ मास का। आपको 2 सेकंड का समय यहां पर दिया गया है ताकि आप लोग स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकें और आप उसे अपनी नोटबुक में कॉपी में लिख सकें। क्या इतना लिख लिया है आप लोगों ने? अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सवालों को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो भैया शुरू करते हैं सवालों को। एकदम बेसिक सवाल से शुरू करवाता हूं मैं। ठीक है, एकदम सिंपल। किस प्रकार से सिंपल सवाल करेंगे? चलो मान के चलो क्वेश्चन है आपके पास में। देखो अब क्वेश्चन में देखो क्या होता है। अब देखो मान के चलो मैंने यहां पर एक्स एक्सिस और यहां पर वाई एक्सिस दे रखी है। ठीक है, अब एकदम पहले बेसिक सवाल से शुरू करेंगे। ठीक है, यहां पर आपका पॉइंट है 0 और यहां पर आपका पॉइंट है 2। ठीक है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे हो गया। अब मैंने यहां पर क्या किया है, देखो ये मीटर में है। ठीक है, ये मीटर में है। मैंने इस जगह पर एक पार्टिकल रख दिया है 5 kg का और यहां पर पार्टिकल रख दिया है 20 kg का। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। तो सवाल मेरे दिमाग में यही आते हैं सिंपल से पहले। अच्छा, मेरे दिमाग में आते ऐसा नहीं है, हर कोई यही सिंपल सवालों से ही चालू करता है, बस सबका डेटा बदल जाएगा बस यहां पे, और कुछ नहीं होगा। चलो तो ये देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास में 2 तरीके के फॉर्मूले, एक तो है पोजीशन वेक्टर वाला और एक है कोऑर्डिनेट्स वाला। तो कौन सा लगाना है तो वो बेटा आपको ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। दैट विल डिपेंड ऑन ऑप्शंस। और यदि आपके पास में कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं और पोजीशन वेक्टर है तो कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको सोचना यह कि कौन सा सिंपल रहेगा, क्योंकि सवाल में तो सिर्फ इतना ही लिखा मिलेगा, लोकेट, लोकेश नहीं बोल रहा हूं मैं, लोकेट सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र को चिन्हित कीजिए या पहचानिए या जो भी है, व्हाटएवर इट बी। तो अब आप सोचिए सेंटर ऑफ मास। तो अब आप देखिए यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि भैया देखो ये जो पहला पार्टिकल, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम है 0, 0 और 0, क्योंकि 2D है, और इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे बेटा 2, 0, 0। अब सोचिए y और z कोऑर्डिनेट्स यदि दोनों 0 है तो क्या आपको YCM और ZCM लिखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा। तो आपका काम सिर्फ XCM निकाल के हो जाएगा। तो आप सर जी यहां पर XCM का फॉर्मूला लगा दीजिए बड़े प्यार से। तो आपने पहले फॉर्मूला लिखना है XCM बराबर M1x1 प्लस का M2x2 अपॉन M1 प्लस का M2। ये बात समझ में आ गई क्या? ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। तो आप लिखोगे XCM बराबर M1 की, किसी को M1 किसी को M2 नाम दे दीजिए। तो आपने मान चलो इसको M1 दिया और इसको M2 दिया, तो क्या लिखोगे 5 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 20। तो बेटा आपका XCM का आंसर आ रहा है कितना, 40/25। तो इसका मतलब XCM का आंसर आ रहा है 55, 5 8 40। सो आगे यदि आप सॉल्व करना चाहे 5 एकम 5, 3 0, 5 6 30, 1.6। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है
वो यहां से 1.6 मीटर की दूरी पर है, यदि मैं इसको मीटर में लेके चल रहा हूं। यस और नो? बात समझ में आ रही है? क्या हुआ है कि भैया 5 केजी से 1.6 मीटर की दूरी पर आपका इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहां से आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए जो मैं एज ए कंक्लूजन लिख रहा हूं कि फॉर अ टू बॉडी सिस्टम, दो काय वाले निकाय के लिए या दो कायों की प्रणाली के लिए क्या होता है, सेंटर ऑफ मास लाइज नियरर टू द बिगर मास। यदि आपके पास में कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ दो ही बॉडीज हैं, जैसे इस केस में दिया है 5 केजी और 20 केजी, तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बड़े वाले मास के पास में होगा। क्या ये पॉइंट आपको याद रहेगा? और बड़े वाले के पास में है तो भैया छोटे वाले से दूर होगा, मतलब आप समझ जाइए। अब देखो सेंटर ऑफ मास को आप ऐसे समझ के चलिए कि मान के चलो आपको कोई चीज बैलेंस करनी है तो उसे कहां पे उंगली रख के उसे बैलेंस करोगे, वही सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, जैसे मेरे इस रिमोट के अंदर में क्या हो रहा है ना, इधर वाला हिस्सा हैवी है और इधर वाला हल्का है, तो मुझे इसको बैलेंस करना है तो मुझे कहीं यहीं पे बैलेंस करना है। हालांकि मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मैं जानता हूं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नोटबुक को बैलेंस करते होंगे और ऐसे उंगलियों पे नचाते भी होंगे। ठीक है, सो आप उसे कहां से नचाते हो, कॉर्नर से नचाते हो कि सेंटर से नचाते हो? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये तो जूनियर केजी का बच्चा भी बता देगा कि सेंटर में उंगली रख के नचाएंगे तभी वो नाचेगी, नहीं तो नहीं नाचेगी। अरे यस और नो? पर मान के चलो उस कॉपी में से आपने कुछ ऐसा कर दिया कि कुछ बहुत सारी नोटबुक के, वहां जो 400 पन्नों की नोटबुक थी उसमें से 100 पन्नों में से आधे पन्ने नीचे के फाड़ के फेंक दिए, तो क्या वो आपका उसी सेंटर पर जहां पर आप पहले बैलेंस कर पा रहे थे क्या वहीं पे बैलेंस होगी? देखो मैं नचाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं। देखो पहले मान चलो आपके पास एक नोटबुक थी, आपने उसे उंगली पे ऐसे बैलेंस कर लिया एक सेंटर पॉइंट पे, या आप पेंसिल पे कर सकते हो। ठीक है, अब उस नोटबुक में से 100 पन्ने ऐसे थे, मैंने उनको आधा बीच में से फाड़ के और बाहर निकाल दिया, तो अब जाहिर सी बात है इन अनइक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नोटबुक आपकी एक साइड से भारी हो जाएगी और एक साइड से छोटी हो जाएगी, तो क्या आप वापस से उसी नोटबुक को उसी पॉइंट पर बैलेंस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सर मान चलो मैंने एक पन्ना आधा फाड़ा होता तो बेटा वो एक पन्ने का मास कॉपी के मास के सामने कुछ भी नथिंग है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा यदि डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखा जाए तो क्या आप उसी पॉइंट पर कर पाओगे? नहीं। यदि आपको बैलेंस करना है तो किस साइड में रखनी पड़ेगी वो पेंसिल? जिधर में ज्यादा पन्ने बचे हैं, मतलब जिधर हैवी है उधर साइड से आप उसे बैलेंस कर पाओगे। क्या ये पॉइंट यहां पर समझ में आया आपको? यस और नो? बोलो फटाफट से यस और नो। ओके चलो अब कुछ और सीखते हैं, यहां पर कुछ और सीखते हैं। देखो अब इस पे रिलेटेड मैं बहुत सारे सवाल बनवा सकता हूं। से सवाल देखो कैसे, लो भैया मैंने सवाल करना है, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, आहा बोलो, अरे बोलो, क्या सर जी क्या बोलना, अरे मैं बोला था ना अभी, आहा। देखो ये हमारे पास में एक स्क्वायर है, वर्ग है जिसकी भुजा 1 मीटर लंबी है, स्क्वायर जिसकी भुजा 1 मीटर लंबी है। अब मैंने क्या कर दिया सर जी, मैंने यहां रख दिया 5 केजी, यहां रख दिया 10 केजी, यहां रख दिया 15 केजी, यहां रख दिया 20 केजी। एंड सवाल वही है, लोकेट COM। अच्छा ये COM कंप्यूटर नहीं लिख रहा हूं मैं, COM सेंटर ऑफ मास की चर्चा चल रही है। चलो भैया कैसे करोगे? सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या XCM और YCM दोनों निकालने पड़ेंगे कि एक ही से काम चल जाएगा? तो हमारा उत्तर है बेटा, इसमें उत्तर दीजिए फटाफट। उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? उत्तर दिशा है बेटा। इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,0। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1,0, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1,1, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0,1। मतलब आपको XCM और YCM दोनों निकालने पड़ेंगे। क्या मैं अब इस बार वापस से फॉर्मूला लिखूं? अब मैं आपकी बिल्कुल कतई नहीं सुनूंगा और मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा। अब फॉर्मूला आपको आना चाहिए।
तो आपने लिख दिया XCM बराबर, अब देखो ध्यान से बस x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, अच्छा यदि मैं यहां पर कहीं गलती से कोई कोऑर्डिनेट लिखने में यदि मिस्टेक कर बैठूं तो बेटा आप उसको जरा संभाल लेना, ठीक है। तो बेटा 5 kg वाले के लिए आपने लिखा 5 इंटू 0 प्लस का 10 इंटू 1 प्लस का 15 इंटू 1 प्लस का 20 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 10 प्लस का 15 प्लस का 20। बोलो तो XCM का आंसर आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, 15 और 10 25 डिवाइडेड बाय 15 5 20 20 40 और 10 50। अरे वाह, बहुत अच्छा आंसर निकल गया है। x कोऑर्डिनेट तो 0.5 मीटर मान लीजिए। नाउ y कोऑर्डिनेट पे बात करते हैं। YCM विल बी रिटन एज व्हाट, बोलो फटाफट। 5 इंटू 0 10 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 1 अपॉन, मैं फिर से लिख देता हूँ 15 5 20 और 10 30 और 20 50, सीधा ही लिख देता हूं। तो YCM का आंसर आ रहा है कितना, 20 और 10 30 और 5 35, 35 डिवाइडेड बाई 50, मतलब आएगा 0.7 मीटर। कई लोग ऐसे तो नहीं है जिसको ये डाउट हो कि सर ये 0.7 कैसे आया, तो बेटा मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर 70 हो गया, नीचे 100 हो गया, नीचे 100 को हटाओगे तो 2 के बाद 0, तो एक 0 वैसी कट जाएगी, तो 7/10, तो 7/10 मतलब 0.7 मीटर। तो आपका आंसर आएगा कैसे, आपका आंसर लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार से, सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 0.5, 0.7, या फिर RCM वेक्टर बराबर 0.5 I कैप प्लस का 0.7 J कैप। किसी भी फॉर्मेट में आंसर हो सकता है, इसलिए ऑलवेज हमेशा अपनी पूरी तैयारी के साथ में जाएं। अब देखो, अब मैं इस पे 4 सवाल और बना लूंगा, डेटा बदल बदल के, तो ये देखो क्या है, ये खेल चल रहा है, ठीक है। और ये खेल ऐसा है जिसमें आपको सहभागी होना पड़ेगा। अब आप अपनी मर्जी से ऐसे 2-4 सवाल खुद से करिए, अलग अलग फिगर पे फोकस कीजिए, अलग अलग फिगर पे फोकस कीजिए, एक ही फिगर पे फोकस नहीं करनी है कभी भी। वो फिगर बदलेगा तो आपका दिमाग भी चलेगा, आपके जो चक्षु हैं वो खुलने चाहिए अलग फिगर को देखने के पश्चात। क्लियर है, ओके। चलो तो अब अगली फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा है ना, रेक्टेंगल कर लेते। चलो एक काम कर, स्क्वायर के बाद में रेक्टेंगल करवाऊं क्या, डू यू थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड। यार वर्ग कर लिया तो आयत में क्या बुरा है, कोई बुरा नहीं है, वैसे ही चलने वाला है। तो मैं एक काम करता हूं, रेक्टेंगल को मैं अपने उससे हटा देता हूं, ठीक है। सिंपल हो गया, स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों हो गए। चलो अब मैं क्या करता हूं, सर ऐसे मत किया कीजिए बीच में से। ओके देखो हमने क्या किया है बंधु, यहां पर हमने एक ए भुजा का समबाहु त्रिभुज कंसीडर किया है। कितना भी कर दो, इंग्लिश तो आएगी आएगी, कितनी भी हिंदी कोशिश कर लो। वी हैव कंसीडर्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी जो साइड है उसकी लंबाई है L, ठीक है, ओके। अब यहां पर रख दीजिए पार्टिकल्स को जैसे आपको अच्छे लग रहे हैं वैसे। बोलो कितने कितने का रखूं, आप कितना भी बोल लो, मुझे थोड़ी यहाँ पे सुनाई देने वाला है। तो मैंने रख दिया यहाँ पे 5 kg, यहाँ पर 10 kg, यहाँ पर 15 kg। अच्छा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जो भी है ना, ये सिर्फ ट्राइंगल शेप बनाया जा रहा है। अभी ध्यान दीजिए, मैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज के लेक्चर में भले हम लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे, छोटी छोटी बातों, बेसिक बातों पर चर्चा कर रहे हैं। कल के लेक्चर में ना आपका ना सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट जो स्टैंडर्ड फिगर के जो सेंटर ऑफ मास है ना, आपको क्या लग रहा है हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे सबके, बिल्कुल नहीं निकालने वाले, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सर ऐसा क्यों है, वही सब में टाइम वेस्ट नहीं करना, रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। सो समय बचेगा, नहीं तो भैया अब किसी के पास ज्यादा समय है वेस्ट करने के लिए तो बाद में देख लेंगे, कभी ना कभी डेरिवेशन भी हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। चलो बोलो क्या करेंगे, तो भैया जी देखो
L लेंथ है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स तो आपने लिख दिए, कलर बदल, इसके कोऑर्डिनेट आपने लिख दिए 0,0। इसके भी कोऑर्डिनेट आप बहुत ही आराम से लिख सकते हो L,0। परेशानी उठती है बस इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने की। बोलो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे? जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, यही है जो मैथ्स चाहिए आपको थोड़ी सी। तो आपने बोला सर जी देखो ये मैंने यहां से क्या निकाल लिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके अंदर में जो परपेंडिकुलर डलता है वो बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। हिंदी मीडियम, इस बिंदु से त्रिभुज के इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला जाता है, और यह जो लंब होता है इस त्रिभुज के लिए लंब समद्विभाजक होता है। बहुत हो गई हिंदी, चलो आगे आ जाओ। ओके, सो मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये बेटा L/2 होगा और ये भी L/2 होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट के हिसाब से यदि मैं देखता हूं तो इसका x कोऑर्डिनेट तो बेटा आपका L/2 आ जाएगा। परेशानी है y कोऑर्डिनेट की, वो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। सर जी वही तो परेशानी है। तो देखिए भाई, ये है आपका 60 डिग्री का एंगल, ये साइड है L, और यहां पर इस वाले ट्राइंगल की कोशिश कीजिए, और यहां पर देखिए आप लिख सकते हो साइन 60 डिग्री बराबर, इसे y मान लीजिए, y/L। सो इट इंप्लाइज y विल बी इक्वल्स टू L साइन 60, मतलब आएगा √3 L डिवाइडेड बाई 2। अरे सही है क्या? √3 L डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब ये हाइट आ गई आपको √3 L डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट भी आएगा √3 L डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप बता दीजिए आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है कि x और y दोनों निकालने हैं। सोचिए, दोनों निकालने पड़ेंगे, तो अब आप XCM लगा दीजिए बेटा फटाफट से। 5 गुणा 0 प्लस 10 इंटू L प्लस 15 इंटू L/2 होल डिवाइडेड बाई पूरा मास, हमेशा 5 प्लस 10 प्लस 15। तो बेटा XCM जो आ रहा है 15 और 5 20 और 10 30, तो नीचे आ जाएंगे। अच्छा देखो, ये 2 से काटोगे 15 को तो 7.5 और 10 17.5, ठीक है, तो 17.5 L। ठीक है, अब आगे यदि कैंसिलेशन वगैरह आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं तो आपको बस थोड़ा बहुत करके दे सकता हूं। हर पूरे सवाल को यदि मैं करूंगा तो हो गया काम। YCM बराबर बोलो फटाफट, तो आपने लिखना तो वही है 5 इंटू 0 प्लस का 10 इंटू भी 0 ही आएगा, क्यों? Y कोऑर्डिनेट पे फोकस करना बेटा, और प्लस का 15 इंटू आएगा √3 L डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई वही 30 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये कितना आएगा 7.5 √3, 7.5 टाइम्स √3। वो लिखना भी गंदा लगता है, ऐसे मत लिख देना। तो उसको √3/2 को सॉल्व कर देना, 1.732 डिवाइड बाई 2 0.866 मल्टीप्लाई बाई 15। अब देखो हमारा डेटा थोड़ा सा ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हुआ है। बाकी यदि आप चाहें तो आप इजीली, मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में यदि डेटा आपके पास में होता तो आप इन सारी चीजों को एकदम बहुत ही आसानी से कर पाते थे। कि नहीं कर पाते थे? बोलो बिल्कुल कर पाते थे। चलो और सवाल कर लो। अब देखो मैंने अलग अलग फिगर ले लिए। अब देखो अभी तक मैं ज्यादा ऐसे टेढ़े से सवाल नहीं ले रहा हूं जिसमें आपको डर लगेगा ही। देखो और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान के चलो हमारे पास में कोई ऐसा सवाल है, क्वेश्चन देखो कि यहां पर है आपके पास में 5 kg, यहां पर है 10 kg, और यहां पर है 15 kg। इसके बीच की दूरी L दे रखी है, और इसके भी बीच की दूरी L दे रखी है, और बोला गया है लोकेट सेंटर ऑफ मास। इस सवाल में मैंने कुछ दिया ही नहीं है, अब करो कैसे करोगे? सही, ये तो गलत बात है, आपने ओरिजिन तो बताया नहीं, ओरिजिन कहाँ है। देखो मोस्टली ऐसे सवालों में जब सिर्फ देखो आप जो डील कर रहे होंगे, आपके पास में तो MCQ होगा, और MCQ होगा मतलब 4 ऑप्शंस भी होंगे। तो जब 4 ऑप्शंस होंगे तो वो 4 ऑप्शन पता कैसे बोलेगा कि ऐसे देगा। ऑप्शन नंबर ए में कुछ ऐसे बोलेगा कि एट डिस्टेंस फ्रॉम 5 kg, दूसरा दे दिया फ्रॉम 10 kg, फ्रॉम 15 kg, या एक और ऑप्शन डाल दिया फ्रॉम 5 kg। तो मेरे को यहाँ पे क्या है ना, 2 5 kg वाले दे दिए, तो मैं थोड़ा सोचूंगा, एक काम कर सकता हूँ 5 kg वाले को ओरिजिन ले लेता हूँ। लेकिन सिंपल तरीका यही है कि हमेशा जो आपको लेफ्ट मोस्ट में दिख रहा है, सबसे बाईं तरफ जो दिख रहा है, उसे ओरिजिन लेके सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व होगा।
सर ये कैसे पता? देखो मैं समझाता हूं उसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि भैया देखो, यदि मैं इसे ओरिजिन मान लेता हूं तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट तो आप लिख दोगे 0,0, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे L,0 और इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2L,0। अब देखो सबके लिए y कोऑर्डिनेट तो 0 है, इसका मतलब YCM कैलकुलेट करना ही नहीं है, तो अब आपको सिर्फ करना है XCM। XCM आएगा 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू L प्लस 15 इंटू 2L डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 प्लस 15, 15 5 20 और 10 30, और ऊपर कितना आ रहा है बेटा? नीचे तो 30 आ रहा है, ऊपर आ रहा है 15 30L और 10 40L, तो 40L/30। सो आंसर आ रहा है 4/3 टाइम्स L। क्लियर है? मतलब 1.33L, मतलब इनका सेंटर ऑफ मास कहीं इस जगह पर आएगा। ठीक है? अरे कर सकते हैं क्या? अच्छा सर क्या सवाल हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही मिलेंगे क्या, वर्टिकल में सवाल नहीं हो सकता है? तो बेटा सवाल तो कहीं पर भी हो सकता है, तो वो आपका लुकआउट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से सवाल बनाया जा सकता है। फोकस कीजिए, सवाल बन जाएगा। लो भैया ऊपर नीचे करवा लो सवाल को, उसमें क्या दिक्कत है? अरे सवाल थोड़ी बंदे से मना कर रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मान के चलो ये एक टावर के ऊपर की ऐसी कोई कहानी है कि यहां पर ग्राउंड बना दिया गया है, और इस ग्राउंड पर आपके पास में वही 5 kg की बॉल रखी है, यहां पर ये 10 kg की बॉल रखी है, और इन दोनों के बीच की हाइट है बेटा 20 मीटर। ठीक है? करो सवाल, चलो। लोकेट सेंटर ऑफ मास, सवाल वही है, सवाल वही है, सवाल कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अब आप कॉमन सेंस लगा के सोचिए, क्या एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है? अरे बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप निकालोगे YCM बराबर 5 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 10। तो YCM का आंसर आ रहा है 200 डिवाइडेड बाई 15, मतलब हो गया कितना? 5 से काटोगे तो 5 चौका 20, 0 40/3। ओके सर ये समझ में नहीं आया कैसे कर लिया? अरे भैया सिंपल सी बात है ना यार, इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे 0,0 और इसमें तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट है, तो ये आएगा कितना? 0,20, वही तो है। वर्टिकल में चल रहा है मतलब y कोऑर्डिनेट पे फोकस कीजिए। अरे ये क्लियर है या नहीं है? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? सर थोड़ा थोड़ा सा क्लियर लग तो रहा है। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, ये जो सारे जो सवाल मैं करवा रहा हूं ये है पॉइंट मासेस के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का एक पार्ट है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास में कंटिन्यूअस मास सिस्टम ना होते हुए, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम ना होते हुए कंटिन्यूअस मास सिस्टम हो, तो उस केस में क्या करेंगे? तो भैया उस केस में करना क्या है, आप सवालों को बस आगे ले जाइए। मतलब क्या है कि भैया देखो आप जो लिख रहे थे RCM वेक्टर जो लिख रहे थे वो लिख रहे थे अच्छा मैंने इसको नहीं लिखाया था क्या? चलो ठीक है मैं इसको बता देता हूं। XCM आपने लिखा था समेशन ऑफ MI अपॉन MI लिखा था। YCM जब आप लिख रहे थे तो इसे आप लिख रहे थे समेशन ऑफ MI अपॉन में MI, और ZCM जब आप लिख रहे थे तो आप लिख रहे थे समेशन ऑफ MI अपॉन MI, और I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है? और यदि आप ऊपर वाले को भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ MI वेक्टर अपॉन MI, I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। लेकिन अब मैं आपको बता दूं ये तब पॉसिबल है, ये जो साइन है दैट इज समेशन साइन, और समेशन साइन आपका इस्तेमाल होता है, प्रयोग में आता है कब? जब आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो, उन्हें अलग अलग बिंदुओं को जोड़ा जा सके। लेकिन यदि कोई बॉडी कंप्लीटेड है, मतलब उसमें इनफाइनाइट पॉइंट यदि बन जाए, मतलब देखो यदि कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, कोई क्या है? कंटिन्यूअस बॉडी है, मतलब इस बोर्ड के लिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स तोड़ दूं तो कितने पॉइंट्स बनेंगे? अनंत बिंदु बनेंगे, और अनंत बिंदु बनेंगे तो इसका मतलब ये है, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी है, तो बेसिकली ये आपका इंटीग्रेशन के इक्वल है। किसके इक्वल है? इक्विवेलेंट टू इंटीग्रेशन है। तो उसी बेसिस पर मैं लिख सकता हूं कि यदि XCM आएगा तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन x डॉट dm इंटीग्रेशन x डॉट dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, जो बाद में
इंटीग्रेशन डीएम का मतलब क्या है, टोटल मास, वही तो यहां पर भी डिनोमिनेटर में बतला रहा था। ऐसे ही वाई सीएम का मतलब आएगा इंटीग्रेशन एक्स डॉट डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, और जेड सीएम का मतलब बन रहा था इंटीग्रेशन, अच्छा मैंने यहां पे वाई लिखना है, जेड डॉट डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है, ये आपकी कहानी है कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए। कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए ये आपके पास में क्या बन के आ रहे हैं, आपके सिंपल से फॉर्मूले यहां पर निकल के आते हैं। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे पास मान के जो सवाल सॉल्व करने रहेंगे, हमारे पास में कुछ अलग तरह के सवाल आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? अरे भैया बिल्कुल आ सकते हैं। अब यदि सवाल निकल के आएंगे तो उन सवालों को हम लोग आखिर करेंगे कैसे, व्हाट विल बी द टेक्निक टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो उसको जरा पकड़ते बेटा हम लोग यहाँ पर फटाफट से देखते हैं, एक सिंपल सा सवाल करते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मान के चलो हमारे पास में एक रॉड है, ठीक है, और मैंने बोला देखो ये रॉड है, ये भरी हुई रॉड है, ये रॉड है, इसका मास जो है बेटा वो आपका m है, और लेंथ जो है वो आपके पास में l है, और ये यूनिफॉर्म रॉड है। अब देखो इसका सेंटर ऑफ मास वैसे तो आप जानते हो कि आधी डिस्टेंस पर होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे? तो भैया हम लोग देखो मैंने क्या बोला कि एक्स सी एम विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। प्रॉब्लम यहां पर एक ही है कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई दिस। तो ये सिंपल सी बात मैं बता देता हूं। देखो यहां पर डीएम का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं यहां पर, क्योंकि यहां से एक्स दूरी पर जाना है तो ये वो एक्स होता है, और यहां पर एक छोटे से मास के बारे में सोचना है जिसका मास आएगा डीएम। ठीक है, इसका मास कितना है, डीएम। तो ये डीएम कैसे निकालोगे, तो भैया जी आपकी कहानी क्लियर है यहां पर कि यदि एल लेंथ की रॉड है तो मास आएगा एम, 1 लेंथ की रॉड है तो मास आएगा m बाई एल, और यदि dx लेंथ की रॉड है तो मास आएगा m बाई एल इंटू dx, और यही आपका dm है। यही आपका क्या है, dm है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बस इसको यहां पर अप्लाई कर दीजिए और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपके पास में आएगा एक्स सी एम बराबर इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी एम, तो आपने लिखा x डॉट डीएम, डीएम का मतलब आएगा m बाई एल इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक, तो बेटा 0 से लेकर के l तक, होल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डीएम में आपको 99% केस में m ही मिलेगा, तो आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन आप चाहें तो भैया आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 से लेकर के l तक, डीएम का मतलब है m बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, खुश? अब कर लेना। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो नीचे का जो मतलब है, नीचे का मतलब क्या है, m आएगा, करके भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी यहां पे देखिए कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालते हैं, तो m बाई एल इंटीग्रेशन साइन के बाहर, इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से लेकर के l तक x डॉट dx। सिमिलर वे में देखिए नीचे भी आपका m बाई एल बाहर, इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से लेकर के x तक, सॉरी 0 से लेकर के l तक और dx। सही है, आगे बढ़ जाइए जरा, कलर चेंज करते हैं, m बाई एल से m बाई एल कैंसल, तो अब देखो x का इंटीग्रेशन ऊपर में आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगी 0 से लेकर के l तक, और नीचे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा x और लिमिट लगेगी 0 से लेकर के l तक। अगला आ जाइए, लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा कितना, l स्क्वायर माइनस का 0 होल डिवाइडेड बाई ये आएगा l माइनस का 0 बराबर है। चलो तो सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा आगे चल के, तो देखो क्या होगा, l माइनस 0 मतलब l स्क्वायर माइनस 0 का मतलब l स्क्वायर, और उस l से l कट जाएगा तो आंसर आएगा l बाई 2, और ये आंसर आप जानते थे, ये वाला आंसर आप लोग जानते थे, ये वाला आंसर आप लोग जानते थे, इसलिए सवाल को करने में आपको मेरे हिसाब से तो परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कोई जरूरी है क्या कि हर बार आपके पास में ऐसी ही कोई सिंपल सी सिचुएशन मिले, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी तो मिल सकती है, मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। मान के चलो ये तो मैं सवाल कर दिया सिंपल, ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं होती तो क्या करता, करने का तरीका यही रहेगा, बट क्या चीजें देगा क्या चीजें नहीं देगा उस पर हम लोग जरा चर्चा करते हैं। हमारे पास में सवाल दिया गया है, सवाल किस प्रकार से दिया गया है,
सवाल बोला गया है कि हमारे पास में एक रॉड है जिसका मास डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जिसका मास डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन लेंथ एल गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है? एल गिवन है। तो मैंने बोला कि लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज गिवन एज रो बराबर रो नॉट 1 प्लस का एक्स बाई एल। ठीक है, फाइंड सेंटर ऑफ मास, यही सवाल है। बोलो अब करेंगे कैसे? ठीक है, तो आप बोलोगे देखो x से रिलेटेड है तो आपने सीधा सीधा लिख दिया एक्स सी एम बराबर इंटीग्रेशन x डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। ठीक है, ये तो आपका जो तरीका था उसे तो आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, कैसे करें हम लोग। देखो करने का तरीका वहीं से शुरू होगा। कैसे? भैया जी मैंने ये रॉड मानी, मैंने क्या मान ली? ये रॉड मानी, इसकी लेंथ कितनी है? फटाफट बोले इसकी लेंथ कितनी है? एल है ना? यस बेटा, इसकी जो लेंथ है वो है आपके पास में एल। ओके, अब मैंने क्या बोला कि भैया इसके इस कोने से मैंने चालू किया, यहां पर तो 0,0 इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहां से x दूरी पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिस एलिमेंट का जो मास है वो dm है। अब ये dm निकाल के यहां पर पुट कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे? हाउ विल यू प्रोसीड? तो भैया इसका जो मास है, देखो मास ऑफ एलिमेंट विल बी रिटन एज व्हाट? दैट विल बी रिटन एज dm। अरे dm लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? बिल्कुल सही है। और dm का मतलब क्या है? एलिमेंट का मास है, तो मास को मैं डेंसिटी इंटू लेंथ लिख देता हूं। तो ये इसकी डेंसिटी तो ऑलरेडी आपको गिवन है रो, तो ये आएगी रो इंटू लेंथ कितनी ली है हम लोगों ने? dx। भैया x दूरी पर जाके dx लेंथ का एलिमेंट लेते हो कि नहीं लेते हो? वही तो कहानी करवा रहा हूं मैं। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बस तो काम खत्म। अब आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उसके अंदर में पुट कर दीजिए। तो आपने बेटा यहां पर थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना है, कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो फिर क्या, खेला खत्म। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के l तक x इंटू रो इंटू डी एक्स। और रो कितना गिवन है बेटा? रो गिवन है रो नॉट 1 प्लस का x बाई एल। ठीक है, और इंटू बेटा डी एक्स होल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के l तक, और यह आएगा रो नॉट इंटू 1 प्लस का x बाई एल डी एक्स। ठीक है, नाउ एज यू नो इन डिनोमिनेटर यू विल ऑलवेज गेट द मास। लेकिन यदि आप लोगों को अभी भी एक पहले सवाल में दूसरे सवाल में थोड़ा टाइम लगता है ना विश्वास बसने में, बैठने में, तो बेटा रो नॉट से रो नॉट को उड़ा दीजिए। ठीक है, x वगैरह का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा एक्स सी एम बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के l तक, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा x प्लस का एक्स स्क्वायर बाई एल और डी एक्स होल डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के n तक, और ये आएगा बेटा 1 प्लस का x बाई एल और डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट, अब कर दीजिए बेटा इंटीग्रेट। तो अब आपको मिलेगा कितना? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3l। सही है, होल डिवाइडेड बाई 1 का आएगा x प्लस का x का आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2l, और लिमिट कहां से कहां तक लगनी है? तो 0 से लेकर के l तक लगनी है। ठीक है, तो 0 को तो रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन l तो रखना पड़ेगा। तो बेटा आपके पास में आंसर आएगा कितना? एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3l होल डिवाइडेड बाई एल प्लस का एल स्क्वायर बाई 2l। सही है क्या? बिल्कुल सही है। कैंसलेशन मारो जरा, यहां पर क्या कट सकता है? देखो एक l से तो एक l उड़ा लो पहले तो यहां पे, और इस एक l से इस l को उड़ा लो। तो देखो ऊपर क्या बच रहा है? एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर बाई 3 कितना आएगा? अरे भैया 1/2 प्लस का 1/3 कर लो, तो आंसर आएगा कितना? 6 5। तो ये आएगा 5l स्क्वायर बाय 6। सही है, और नीचे देखो l प्लस का l/2 कितना आएगा? ये आएगा आपके पास में 3l/2। तो बस आगे बढ़ते चलना है आपको, और क्या करना है? बढ़िया आगे। तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 2 इंटू 5l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3l। अब कैंसलेशन करिए फटाफट,
2 से काटोगे तो ये कटेगा 3 बार, L से काटोगे तो ये बचेगा L। तो ये आंसर आ रहा है 5L/9। कितना आंसर आ रहा है? 5L/9। दैट इज द आंसर। बोलो अब इस सवाल के अंदर यदि आपको अगले ऐसे सवाल देने होंगे तो वो क्या करेगा? फंक्शन चेंज करेगा बस यहां पे, और वो बिल्कुल इसी तरह का आपसे सवाल करवाएगा। ये सवाल आसान था। अब देखो यहां से आगे हमारे पास में रिंग वगैरह आएंगी, रिंग आएगी, डिस्क आएगी, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, ऐसे तमाम तरह के एग्जाम्पल आएंगे। तो उसमें एलिमेंट कैसे लेना है और क्या करना है, मैं आपको एक काम करता हूं, होमवर्क दे देता हूं, हालांकि कराऊंगा तो मैं ही, कि आपको क्या करना है कि भैया आपके पास में, अब देखो आगे चल के मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री भी सिखाऊंगा। रॉड में तो आ गई, आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये आपका होमवर्क है बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग है। हालांकि मैं एक डेरिवेशन करवाऊंगा, उसके बाद में सीधा बोलूंगा रिमेंबर द रिजल्ट। इसको मैंने ऐसे और ऐसे रखा हुआ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और बेटा इसका रेडियस जो है वो है आपके पास में r, ठीक है। इसका आपको बताना है सेंटर ऑफ मास। करने का तरीका मैं बता देता हूं पहले ही। यहां से थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लेना है, इसका मास आपको जाहिर सी बात है m गिवन होगा। ये छोटा सा एलिमेंट आपको लेना है और उसके बाद में उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पर क्या है ना, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक का भी कॉन्सेप्ट चलेगा, हालांकि आगे के लेक्चर में चलेगा। लेकिन मैं यहां पे आपको बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ वाई डी एम वाई सी एम कैलकुलेट करना है, जिसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन वाई डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, और इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 2r अपॉन पाई। ये मैं आंसर बता रहा हूं, करेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर में। एक डेरिवेशन यही सिर्फ करवाऊंगा, उसके आगे जो डिस्क वगैरह है वो सीधे सीधे रिजल्ट याद रखेंगे, करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर को जरा सा रिकॉल कर लेते हैं, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है हमारा। फटाफट फटाफट कॉन्सेप्ट चालू हुआ, चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशनल मोशन। मैंने बोला यहाँ पे ये 4 मेन हेडिंग है जिनको हम लोग डिस्कस करना है। इसमें आता है, देखो हम लोगों ने एग्जांपल लिया, पेन को ऐसे घुमा के फेंका तो उसमें एक पॉइंट मिला जो सेम पाथ को ही फॉलो कर रहा है। यदि वहां पे एक पार्टिकल फेंका होता तो इस पाथ को हम लोगों ने नाम दिया सेंटर, इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जहां पर हम लोग होल बॉडी के मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। एक एन पार्टिकल वाला सिस्टम लिया जिसके अंदर में ऐसे एन पार्टिकल है, हर एक का मास दिया, हर एक का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो बेटा सेंटर ऑफ मास जो है वो इसे दिया जाता है। यदि कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो आप इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, आपके पास में कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मेट में आ जाएगा, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको आगे इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एग्जांपल किए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी भी बॉडी का, तो वो बड़े वाले मास के पास में होता है। फिर यहां पर जरा ऐसे ऐसे किया, कुछ 1-2 सवाल यहां पर करवाए, देखो अलग अलग तरह के सवाल है, सारे एक जैसे सवाल है वैसे देखा जाए तो। फिर मैंने यहां पर बात की कि यदि बॉडी आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम ना होते हुए कंटिन्यूअस मास सिस्टम होगा तो ये फॉर्मूले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब आपको इंटीग्रेशन की मदद की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस कंटिन्यूअस मास सिस्टम पे पहला सवाल करवाया, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड हुज मास इज m एंड लेंथ इज l। आंसर आपको रटा रटाया था L/2। सॉल्व करने के पश्चात भी आपका आंसर यही आया। बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करना है यही सिखाने के लिए इस सवाल को किया गया था, बाकी इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। फिर आगे चल के इसी का एक और बड़ा सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, और ये सवाल यहां पर आया, इसमें लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है, रैखिक द्रव्यमान घनत्व। सिर्फ डेंसिटी लिखा होता है तो उसका मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो उसके बेसिस पर ये सवाल हुआ, यहां पर ये सवाल किया हम लोगों ने, सॉल्व किया, आंसर 5L/9 आ गया। ऐसे यहां पर आगे अब ये रिंग वाला है जो इसका आपको होमवर्क में दिया गया, आंसर 2r अपॉन पाई आएगा, रटा रटाया आंसर होना चाहिए। सो बेटा इसी के साथ में बेटा आपने आज के इस सेशन को, आज के इस लेक्चर को बेटा हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं, और मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए